हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने इस डिस्कशन में बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक थ्योरीज के बारे में। राइट, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है और क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो देखिए, इससे पहले वाला डिस्कशन में हम लोगों ने बात की थी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। इसको काफी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाला डिस्कशन में। क्लियर। और आज हम लोग बात करेंगे एक और सिद्धांत के बारे में जिसका नाम है मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है। क्लियर। तो देखिए कार्ल हेनरी मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1867 में। याद रखना है आपको। आगे बात करें, देखिए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो साम्यवादी सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आधार पर किया। क्लियर। तो देखिए, ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, काफी बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, काफी बड़े बड़े शब्द हैं। साम्यवादी सिद्धांत, सामाजिक आधार। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये साम्यवादी का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, और एक और टर्म है आपका पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इन टर्म्स के बारे में कि साम्यवाद का मतलब क्या होता है, राइट, समाजवाद का क्या मतलब है और पूंजीवाद का क्या मतलब है। फिर हम लोग वापस से यहां पर आएंगे और डिस्कस करेंगे कि मार्क्स ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में क्या कहा है। चलिए जानते हैं कैपिटलिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में और कम्युनिज्म के बारे में, पूंजीवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में और साम्यवाद के बारे में। राइट। तो देखिए, ये जो हैं ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, विचारधाराएं होती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की, और जानते हैं इसके बारे में कि पूंजीवाद का मतलब क्या है। राइट। तो देखिए, ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, पूंजीवाद जो है ये इस प्रकार का एक सामाजिक व आर्थिक सिस्टम होता है। ये इस प्रकार का एक सामाजिक व आर्थिक ढांचा हम लोग कह सकते हैं होता है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, उत्पादन के संसाधनों पर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर किसी व्यक्ति या विशेष का अधिकार होता है। याद रहेगा आपको, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, राइट, उत्पादन के संसाधन हैं, इन पर स्टेट या गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं होता है। ये होता है आपका कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में। ये आपको याद रखना है इसके बारे में। और ये जो उत्पादन के संसाधन है, राइट, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, राइट, इन संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसको लेकर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, राइट, जो व्यक्ति विशेष हैं, उनको पूरी छूट होती है। क्या है कि उन पर, किन पर, उत्पादन के संसाधनों पर प्राइवेट लोगों का अधिकार होता है, और इनको पूरी छूट होती है कि वे इन संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करेंगे, राइट, कैसे व्यापार करेंगे, किसके साथ में व्यापार करेंगे, कितना व्यापार करेंगे। तो इस तरीके की तमाम छूट होती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं कैपिटलिज्म में, पूंजीवादी व्यवस्था में। याद रहेगा आपको। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की, लैंड लेबर कैपिटल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो लैंड लेबर कैपिटल है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जो उत्पादन के संसाधन हैं, इन पर किसका अधिकार होता है, इन पर होता है अधिकार जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनका। याद रहेगा आपको कि जो लैंड लेबर कैपिटल है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है किसी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन के संसाधन होते हैं, उन पर किनका अधिकार होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का अधिकार होता है कैपिटलिज्म में। राइट, ये आपको याद रखना है। यहां पर ये जो लैंड लेबर कैपिटल है, जो उत्पादन के संसाधन हैं, इन पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है। तो ये होती है आपकी पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिज्म। राइट, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बेसिकली देखिए, जो कैपिटलिज्म है ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है क्योंकि यहां पर जो है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, राइट, उनको तमाम तरीके के राइट्स मिली होती हैं, उनको तमाम तरीके की फ्रीडम मिली होती है कि वो जैसे चाहे व्यापार कर सकते हैं कैपिटलिज्म में। याद रहेगा आपको। चलिए यहां पर बात करें गवर्नमेंट की, तो देखिए गवर्नमेंट का रोल कितना होता है यहां पर, वो भी आपको ध्यान में देना है कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली यहां पर एक फैसिलिटेटर का काम करती है, फैसिलिटेटर ऑफ कैपिटलिज्म। राइट, तो गवर्नमेंट क्या काम करती है यहां पर, गवर्नमेंट जो है एक रोल प्ले करती है फैसिलिटेटर ऑफ कैपिटलिज्म का। दैट्स इट। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पूंजीवाद के बारे में। तो कैपिटलिज्म में मेनली जो है प्रॉफिट कमाने पर ध्यान दिया जाता है। कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में मेनली प्रॉफिट कमाने पर ध्यान दिया जाता है कि लाभ कैसे अर्जित करना है, उस पर ध्यान दिया जाता है। और ये जो प्रॉफिट है, राइट, इस पर हक किसका होता है, इस पर हक होता है इन लोगों का, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यक्ति विशेष है, जो अमीर वर्ग है, इनका।
ठीक है, और ये जैसे चाहे उस प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में। याद रहेगा आपको। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर कैपिटलिज्म के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोशलिज्म की, समाजवाद की, और समझते हैं कि समाजवाद का क्या मतलब है, सोशलिज्म का क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनना है आपको। देखिए यहाँ पर मतलब समाजवाद में जो उत्पादन के संसाधन हैं, राइट, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन पर पूरी जनता का अधिकार होता है। याद रखना है आपको, राइट, कि समाजवाद में उत्पादन के संसाधनों पर पूरी जनता का अधिकार होता है, राइट, और इन संसाधनों से जिस कैपिटल का या फिर लाभ का, प्रॉफिट का निर्माण हो रहा है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोगों में, राइट। ये होता है समाजवाद में। क्या कहा कि पहली बात तो ये कि जो उत्पादन के संसाधन हैं उन पर सभी लोगों का अधिकार होता है, राइट, और ये जो उत्पादन के संसाधन हैं, यहां से जिस कैपिटल का निर्माण हो रहा है, जिस प्रॉफिट का निर्माण हो रहा है, उस प्रॉफिट को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी लोगों में। ये होता है समाजवाद में। याद रखना है आपको, राइट। और ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कैसे होगा लोगों में, इसको लेकर वहां की गवर्नमेंट जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है, लॉज बनाती है। तो ये आपको याद रखना है सोशलिज्म के बारे में। चलिए समझते हैं इसको। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की, लैंड लेबर कैपिटल की, राइट। तो देखिए समाजवाद में जो लैंड लेबर कैपिटल है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उत्पादन के संसाधन है, इन पर किसका अधिकार है? जो वहां के लोग हैं, जो आम जनता है, आम जनता का अधिकार होता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट की अगर जो हम लोग बात करें, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट को चुना जाता है लोगों के द्वारा, राइट। गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होती है, लोगों की प्रतिनिधित्व करती है लोगों का। तो जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, राइट, उत्पादन के संसाधन हैं, इस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, राइट। चूंकि हम लोग यहां पर यह बात कर रहे हैं समाजवाद में जो उत्पादन के संसाधन है उन पर लोगों का अधिकार होता है, सभी जनता का अधिकार होता है, पूरी की पूरी जनता का अधिकार होता है, और सरकार को चुना जाता है लोगों के द्वारा ही। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे जो उत्पादन के संसाधन हैं वो किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में होते हैं। क्लियर? तो ये होता है समाजवाद में, समाजवादी व्यवस्था में, आपको याद रखना है। क्लियर? आगे देखें। देखिए सोशलिज्म, अगर जो हम लोग बात करें सोशलिज्म की, तो देखिए सोशलिज्म जो शब्द है वो हमारे प्रीएम्बल में भी है, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो सोशलिज्म है वो हमारे प्रीएम्बल में भी एक शब्द है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि समाजवादी व्यवस्था में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, राइट, जो व्यक्ति विशेष हैं, उनके उन्मूलन की बात नहीं की जाती है। क्लियर? तो उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्थान रहता है समाजवादी व्यवस्था में। और इस व्यवस्था के कारण जो मिक्स्ड इकोनॉमीज है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो उभर के सामने आई हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में जो है वो समाजवादी फीचर्स भी रहते हैं, और जो कैपिटलिस्टिक फीचर्स हैं, पूंजीवादी फीचर्स जो हैं वो भी रहते हैं। तो उस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, राइट। जैसे कि इंडिया, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें समाजवादी फीचर्स भी हैं, उसमें सोशलिस्टिक फीचर्स भी हैं, और कैपिटलिस्टिक फीचर्स भी हैं, पूंजीवादी फीचर्स भी हैं। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की व्यवस्था है, राइट। देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये पहले से ऐसी नहीं थी। क्लियर? शुरुआत में ये जो है सोशलिस्टिक फीचर्स इसमें ज्यादा थे, लेकिन समय के साथ में जो है इसमें सोशलिस्टिक फीचर्स के साथ साथ में जो कैपिटलिस्टिक फीचर्स हैं वो भी आए हैं। खासकर कि 1990 के बाद से, जब से हम लोगों ने एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब से हम लोगों ने एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया है 1990 के बाद से, तब से जो है हमारी व्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारा जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है उसमें जो कैपिटलिस्टिक फीचर्स हैं वो आने शुरू हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? राइट। देखिए जब हम लोग बात करेंगे कम्युनिज्म की, साम्यवाद की, तो साम्यवाद में ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं इनका कोई भी स्थान नहीं है, राइट। जो साम्यवाद है, जो कम्युनिज्म है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के उन्मूलन की बात करता है, राइट। प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूर्णतः उन्मूलन की बात करता है क्या? साम्यवाद, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं समाजवाद की, आदर्श समाजवाद की। देखिए आदर्श समाजवाद का मतलब ये है, ये ऐसा समाजवाद है जहां पर ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर कैपिटल, राइट,
इन पर मेजोरिटी में अधिकार हो आम जनता का या फिर कहें गवर्नमेंट का, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का इन पर अधिकार हो, लेकिन वहां पर थोड़े बहुत जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी एग्जिस्ट करते हो, लेकिन बहुत कम हो। तो इस प्रकार का समाजवाद, उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श समाजवाद। क्या है आदर्श समाजवाद? देखिए, आदर्श समाजवाद में यह है कि जो उत्पादन के संसाधन है उन पर जो है वो गवर्नमेंट का अधिकार रहता है बड़ी मात्रा में, ठीक है, लेकिन वहां पर थोड़े बहुत प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो है आपका आदर्श समाजवाद, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये जो आदर्श समाजवाद जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये फिलहाल दुनिया के कौन कौन से देशों में एग्जिस्ट करता है, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये जो सोशलिज्म है ये देश के कौन कौन से देशों में है, कौन कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था अपना रखी है, राइट। तो देखिए ये है आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो देश हैं इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या फिर नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है इनको, राइट। तो देखिए यहां पर है ये जो समाजवाद जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, राइट, जिस आइडियल समाजवाद के बारे में हम लोगों ने बात की, आदर्श समाजवाद के बारे में हम लोगों ने बात की, तो यहां पर इन देशों ने वो वाली व्यवस्था अपनाकर रखी है, राइट। बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, मानव विकास सूचकांक की। तो देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, राइट, ये हमेशा शीर्ष स्थान पर रहती है, ये आपको पता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि ये जो कंट्रीज हैं ये हमेशा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें शीर्ष स्थान पर रहती है। तो देखिए इसको समझने की जरूरत है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग 3 इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन करते हैं। पहला है आपका वेल्थ, मतलब धन संपदा, दूसरा है आपका हेल्थ स्वास्थ्य, और तीसरी है एजुकेशन मतलब शिक्षा, ठीक है। तो देखिए अगर इन देशों को, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करना है तो इनको क्या करना होगा, ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं मतलब हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन, इन तीनों में भी इन देशों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर इनकी एक अच्छी रैंक आएगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। तो देखिए इन देशों ने ऐसा किया भी है। इन देशों ने जो है देखिए क्या किया है, इन देशों में जो हेल्थ फैसिलिटी है, राइट, हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अच्छी है, अव्वल दर्जे की है, और यहां पर सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। क्लियर, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं वेल्थ की, धन संपदा की। तो देखिए इन देशों में जो धन संपदा है, जो वेल्थ है, जो उत्पादन के संसाधन है, उन पर सभी लोगों का अधिकार है। जो वेल्थ है वो यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, जो कि आपका फीचर है किसका, सोशलिज्म का, सोशलिस्टिक फीचर है वो, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर की, एजुकेशन की। तो देखिए शिक्षा की बात करते हैं, तो इन देशों में रहने वाले जो लोग हैं उनको इक्वल राइट्स हैं शिक्षा प्राप्त करने के, ठीक है, एजुकेशन प्राप्त करने के। तो इस प्रकार से जब ये देश इन 3 इंडिकेटर्स पर, हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन में, इनमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तभी जाकर जो है ये देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक अच्छी रैंक प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, ठीक है। और क्यों प्राप्त हुए हैं, देखिए इनके रूट कॉज में है क्या, सोशलिस्टिक फीचर्स, क्योंकि इन देशों ने समाजवाद को अपना रखा है, जो कि बात करता है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, राइट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की, राइट, कि सभी लोगों का कल्याण हो, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिज्म की, साम्यवाद की, और उसको समझते हैं कि साम्यवाद का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान से समझना है कि साम्यवाद में क्या है। साम्यवाद में जो मेन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के संसाधन हैं, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। क्या कहा गया साम्यवाद में, साम्यवाद में ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, जो उत्पादन के संसाधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, व्यक्ति विशेष का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो किसका अधिकार होता है, अधिकार होता है आम जनता का, सभी लोगों का। तो आपको याद रखना है कि साम्यवाद में जो उत्पादन के संसाधन हैं इन पर सभी लोगों का अधिकार होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी थ्योरी है कम्युनिज्म की, साम्यवाद की, ठीक है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि साम्यवाद जो है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात तो करता है, मतलब कि जो उत्पादन के संसाधन है उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए, इसकी बात तो करता है साम्यवाद, और इसकी बात की थी समाजवाद ने भी, सोशलिज्म ने भी, ठीक है। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर यह याद रखना है कि साम्यवाद जो है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं करता है,
राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, ये जो उत्पादन के संसाधन है, इनसे निर्माण होने वाला जो प्रॉफिट है, इनसे निर्माण होने वाला जो कैपिटल है, जो वेल्थ है, राइट, उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता है साम्यवाद, जबकि समाजवाद ने वेल्थ के भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है समाजवाद में और साम्यवाद में, ये आपको याद रखना है, ये एक डिफरेंस हुआ, राइट। बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। तो देखिए, जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, वो ये बात करता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत भी नहीं होती है, गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ। जबकि हम लोगों ने बात की थी सोशलिज्म में, समाजवाद में, तो वो गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन साम्यवाद में गवर्नमेंट को नकारा गया है। तो ये दूसरा डिफरेंस आपको याद रखना है। बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की, ठीक है। तो देखिए, समाजवाद में हम लोगों ने बात की थी, समाजवाद में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, राइट, जो आपके व्यक्ति विशेष हैं, उनका थोड़ा बहुत स्थान रहता है, लेकिन साम्यवाद जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूर्णतः उन्मूलन की बात करता है। मतलब साम्यवाद में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, इनका कोई भी स्थान नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है माइंड में कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो बेसिकली साम्यवाद जो है वो हमारे सामने समाज की एक ऐसी पिक्चर रखता है जिसमें कोई भी क्लास ना हो, राइट। क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है साम्यवाद, राइट। साम्यवाद जो है एक ऐसे समाज की बात करता है जिसमें कोई भी डिवीजन ना हो, राइट। तो बेसिकली अगर जो मुझे एक सेंटेंस में कहना हो तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो साम्यवाद है वो एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म की, ठीक है। वो क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म की। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बात करते हैं इसके फाउंडर्स की, इसके प्रतिपादक की। तो देखिए, उसका नाम आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया था मार्क्सवाद का, मार्क्सिज्म का, तो वहीं से निकला है साम्यवाद, ठीक है। तो साम्यवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स ही है, याद रखना आपको। एक और नाम आप याद रख सकते हो, वह है आपका फ्रेडरिक एंगल्स, राइट। फ्रेडरिक एंगल्स और जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने थ्योरी दी थी बेसिकली थ्योरी तो कार्ल मार्क्स ही है, जो मार्क्सिज्म है, जो मार्क्सवाद है, उसी को आगे बढ़ाया था फ्रेडरिक एंगल्स ने। तो इनकी थ्योरी है मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, वहीं से निकला है कम्युनिज्म, साम्यवाद, ठीक है। तो दोनों सिद्धांत एक ही है, आपको याद रखना है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, वो क्या है, सोशलिज्म, समाजवाद, वो क्या है, और कम्युनिज्म, साम्यवाद, वो क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले समाजवाद की, सोशलिज्म की, राइट। तो मान लीजिए कि आपके पास में 2 गायें हैं, राइट, और आपके पड़ोसी के पास में एक भी गाय नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या करेगी? वो बीच में इंटरफेयर करेगी और आपकी एक गाय को दे देगी पड़ोसी को, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपके पास में भी एक गाय हो गई और आपके पड़ोसी जिसके पास में एक भी गाय नहीं थी, उसके पास में भी एक गाय होगी। तो ये बेसिकली क्या हुआ? ये हुआ जो उत्पादन के संसाधन है उन पर समान अधिकार, या फिर कहें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यही होता है समाजवाद में। और दूसरी बात ये कि ये जो गाय है और ये जो दूध देगी, उस दूध पर भी आपका अधिकार होगा। तो ये हुआ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो समाजवाद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होता है, प्लस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें साम्यवाद की, कम्युनिज्म की, तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास में 2 गायें हैं, राइट। तो साम्यवाद में क्या होगा? देखिए साम्यवाद जो है वो अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में जो गवर्नमेंट है, राइट, गवर्नमेंट को भी नकारती है। तो देखिए साम्यवाद में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा स्थान है, कोई बड़ा तबेला है जहां पर सारी की सारी जो गायें हैं उनको रखा गया है, ठीक है। तो देखिए साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद में आपके पास में जो 2 गायें थी उनको भी आपसे ले लिया जाएगा, राइट, और उसी तबेले में रखा जाएगा, उसी बड़े स्थान पर रखा जाएगा जहां सारी की सारी गायों को रखा गया है, ठीक है। और ये जो इतनी सारी गायें हैं, इनकी सभी को मिलकर देखभाल करनी पड़ेगी और आपको क्या मिलेगा? आपको बदले में दूध मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिज्म में, साम्यवाद में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की, ठीक है। तो देखिए कि मान लीजिए आपके पास में 2 गायें हैं और आपके पड़ोसी के पास में गाय नहीं है बल्कि साइकिल है, ठीक है। तो देखिए पूंजीवाद में हम लोगों ने बात की थी, पूंजीवाद में होता क्या है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के संसाधन है, उन पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनका अधिकार होता है, राइट। और उनको पूरी छूट होती है कि वो उन उत्पादन के संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करे, किसके साथ में व्यापार करे,
राइट, कितना व्यापार करे, कैसे व्यापार करे, किसको वो बेचे, किससे वो खरीदे। तो इस प्रकार की तमाम छूट होती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, उनको कैपिटलिज्म वाली व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में। तो आपको याद रखना है। तो देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक गाय के बदले पड़ोसी की साइकिल ले सकते हैं। राइट, पूरी छूट है आपको कि आपको अपने संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, किसके साथ में व्यापार करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार की पूरी छूट आपके पास में है। गवर्नमेंट का कोई भी रोल यहां पर नहीं है। राइट, यही आपकी है फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेसस फेयर स्टेट, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म लेसस फेयर स्टेट की बात करता है, और जबकि सोशलिज्म जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सिद्धांत पर कि मार्क्स ने जनसंख्या से संबंधित क्या सिद्धांत दिया है, उसको हम लोग समझते हैं, और वो अब आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में, और हम लोगों ने बात की थी कि कार्ल हेनरी मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1867 में। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो साम्यवादी सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आधार पर किया था। ठीक है, तो बेसिकली मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसका आधार क्या है, उसका आधार है साम्यवाद, साम्यवादी सिद्धांत। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, कार्ल मार्क्स जो है उसके अनुसार समाज जो है दो वर्गों में बटा होता है, एक है गरीब वर्ग, क्लियर, और दूसरा है अमीर वर्ग। राइट, तो देखिए, मार्क्स का कहना यह है कि जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि क्यों करता है। राइट, देखिए, गरीब व्यक्ति जो है वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि इसलिए करता है क्योंकि उसको श्रम का संचय करना रहता है। श्रम का संचय करने का मतलब यह है, गरीब व्यक्ति ये मानता है कि उसके घर में जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे, उसके घर में जितने ज़्यादा लोग होंगे, तो उसके घर में उतने ही ज़्यादा श्रमिकों की संख्या होगी और उतनी ज़्यादा वो मजदूरी कर सकता है। ठीक है, तो ये सोच है गरीब व्यक्ति की, ऐसा कहना है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि गरीब व्यक्ति ये मानता है कि उसके घर में जितने ज़्यादा लोग होंगे तो वही क्या है, वही उसकी एक मात्र संपत्ति है। ठीक है, बात करें अमीर वर्ग की, तो देखिए, अमीर वर्ग के बारे में कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि जो अमीर वर्ग है उसका उत्पादन के संसाधनों पर क्या होता है, अधिकार होता है। अमीर वर्ग जो है उसका प्रभुत्व है उत्पादन के संसाधन पर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो मेन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन पर अधिकार किसका है, अमीर वर्ग का है। और इस कारण से जो अमीर वर्ग है वो जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि किस पर ध्यान देता है, जो धन है उसको एकत्रित कैसे किया जाए, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कैसे किया जाए, धन के संग्रह पर ध्यान देता है अमीर वर्ग, कहना है आपका कार्ल मार्क्स का। और देखिए, ये जो डिवीजन है समाज का, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, राइट, इसका कारण मानते हैं कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था को। राइट, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही जो ये उत्पादन के संसाधन है इन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का अधिकार होता है। तो ये कहना है आपका कार्ल मार्क्स का। आगे बात करें, देखिए, कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि जो गरीब व्यक्ति है, राइट, गरीब व्यक्ति श्रम संचय करने के लिए जो जनसंख्या में वृद्धि करता है, और जिस कारण से समाज को अतिरिक्त श्रम शक्ति प्राप्त होती है, सरप्लस लेबर फोर्स प्राप्त होती है, तो उसका शोषण किया जाता है पूंजीपति लोगों के द्वारा, जो समाज का अमीर वर्ग है उसके द्वारा। तो ये कहना है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, खासकर की जो गरीब वर्ग है उसके द्वारा, तो वो किसके कारण हो रही है, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। ठीक है, तो इसी कारण से कार्ल मार्क्स जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं। उनका कहना यह है कि जो गरीबी है और आपदा है वो स्वाभाविक है। मतलब अगर ये साइकिल बना रहेगा कि जो गरीब है, गरीब व्यक्ति यही सोचता रहेगा कि जो जनसंख्या वृद्धि करना है वही एकमात्र तरीका है, ठीक है, उसकी आजीविका के लिए, और अमीर वर्ग जो है वो उसका शोषण करता रहेगा। अगर जो ये साइकिल बना रहेगा तो गरीबी जो है और आपदा जो है वो आती रहेगी। बेसिकली गरीबी और आपदा जो है वो फिर स्वाभाविक है। तो ये कहना है कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो गरीबी और आपदा है वो पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों का प्रतिफल है। ठीक है, तो इसी कारण से जो कार्ल मार्क्स हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं, और इसीलिए उन्होंने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया है, या फिर कहें मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद से निकला है साम्यवाद, कम्युनिज्म। ठीक है,
तो यह है आपका मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। तो बेसिकली अगर जो हम लोग एक सेंटेंस में कहें, मार्क्स का कहना यह है कि अगर हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो हमें समाज में ये जो डिवीजन है गरीब और अमीर का, इसको खत्म करना होगा, ठीक है। और इसके लिए हमें ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको खत्म करना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, छोटा सा सिद्धांत है, इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में, और इसी से संबंधित हम लोगों ने बात की है समाजवाद की, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। फिर हम लोगों ने बात की पूंजीवाद की, उसको हम लोगों ने जाना कि पूंजीवाद का क्या मतलब होता है, और साम्यवाद को हम लोगों ने समझा। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक और सिद्धांत के बारे में जिसका नाम है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।